हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये पीटी 365 इकोनॉमी की मैगजीन है। तो चलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे थे। स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। फाइन, अभी ये जो रैंकिंग है किसने रिलीज करी है ये आपको पता होना चाहिए। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने, दैट इज अ DPIIT ने भी क्या किया है, रिसेंटली कंडक्ट किया सेकेंड एडिशन किसका, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज का। फाइन, अब जरा हम इसका फ्रेमवर्क देख लेते हैं 2019 का। अभी क्या है, इसमें इस एक्सरसाइज में नियरली 22 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया। इसमें मेनली 7 बोर्ड रिफॉर्म एरियाज में क्या करते हैं, रैंक करते हैं स्टेट्स को, जिसमें 30 एक्शन पॉइंट्स होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो गया, ईजिंग कंप्राइसिंग, रिलैक्सेशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स, इंक्यूबेशन सपोर्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेट्स को क्या करते हैं, रैंकिंग करते हैं। फाइन, अब हम इस फ्रेमवर्क को जो हमने सेटअप किया गया, इसका एम क्या है, इसका एम यही है कि हम क्या कर सके, जो भी हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक करते हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी लेके आ सके, उनके स्टैंडर्डाइजेशन में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आ सके। और इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक तो कैटेगरी एक्स है, ठीक है, एक है कैटेगरी एक्स, एक है कैटेगरी वाई। कैटेगरी एक्स में सभी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, जबकि कैटेगरी वाई में सभी स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली एंड ऑल स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेप्ट असम। फाइन, रैंकिंग के लिए क्या करते हैं, स्टेट्स को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो बेस्ट परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मेंस, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड द इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। फाइन, अब रैंकिंग देख रहे हैं कैटेगरी एक्स में, दैट इज द ऑल अदर स्टेट्स। उन्हें जो बेस्ट परफॉर्म किया है वो गुजरात ने किया, टॉप परफॉर्मेंस भी कर्नाटक और केरला ने किया। कैटेगरी वाई में बेस्ट परफॉर्मेंस अंडमान निकोबार आइलैंड में किया है और लीडर कौन रहा है, चंडीगढ़ रहा है। फाइन, अब लीडर्स कौन है, अक्रॉस द 7 रिफॉर्म एरिया। कर्नाटका वहाँ पे रैंक किया इन द एरियाज ऑफ इंस्टीट्यूशन लीडर्स, रेगुलेटरी चेंज चैंपियंस एंड प्रोक्योरमेंट लीडर। जबकि गुजरात कहाँ पे लीडर रहा है, फॉर रिफॉर्म्स इन एरियाज ऑफ इंक्यूबेशन हब, अवेयरनेस एंड आउटरीच चैंपियंस एंड स्केलिंग एंड इनोवेशन लीडर। इसके अलावा बिहार भी लीडर है फॉर रिफॉर्म्स इन एरियाज ऑफ सीडिंग इनोवेशन लीडर। नेक्स्ट यूज है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2020। अभी क्या जो DPIIT है उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एवर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स को कहके उनके रिजल्ट्स को रिलीज किया। इसके बारे में पढ़ते हैं। जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स था उसको स्टार्टअप इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, जिसका एम यही था कि हम अपने इंडिया में स्टार्टअप के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बना सकें और लोगों की इनोवेशन को नर्चर कर सकें। एम यही था कि हम ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा गाइड कर सकें किस तरह से आप अपने फाइनेंशियल गेन्स अगर आपको चाहिए तो उनको, मतलब कि अपना जो आपका सक्सेस है उसको सिर्फ एक फाइनेंशियल गेन में ही मतलब मेजर ना करें, ठीक है, बट ऑल्सो आप सोशल गुड में कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, इसमें 12 सेक्टर्स के लिए एप्लीकेशंस को इनवाइट किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ और स्किल। 6 पैरामीटर्स को वैल्यूट किया जाता है, जैसे इनोवेशन, स्केलेबिलिटी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इंक्लूसिवनेस एंड द डाइवर्सिटी। इस इवेंट के ड्यूरिंग तक कुछ और इवेंट्स को भी लॉन्च किया, जैसे स्टार्टअप इंडिया शोकेस, जो कि स्टार्टअप इंडिया पोर्टल का एक पार्ट था, ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है फॉर द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टार्टअप्स ऑफ द कंट्री। ये इंडस्ट्री, इन्वेस्टर्स और पब्लिक अथॉरिटीज़ की हेल्प करता है कि वो ईजिली क्या स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट पार्टनरशिप कर सकें, उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकें उनका स्टार्टअप में, या फिर उनके साथ कुछ प्रोक्योरमेंट करनी हो तो वो सब कर सकें। इसके अलावा एक ब्लॉकचेन बेस्ड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें क्या करेगा, जो भी इंस्टेंट क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे और सर्टिफिकेट्स ऑफ रिकॉग्निशन को असेस, मतलब कि जो भी DPIIT जो सर्टिफिकेट्स को इशू करता है उनका असेस ले सकते हैं इजीली जो स्टार्टअप है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने रिलीज किया सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। हमने पढ़ा ये डेली करंट अफेयर्स में। अभी के इसका ये जो हम इंडेक्स रिलीज करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो हमारी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी इनोवेशन कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को स्क्रूटनाइज, मतलब कि इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब इंडिया का जो इनोवेशन इंडेक्स है वो 2 तरह से होता है। एक तो इनोवेशन इनपुट्स, इसमें जो इनेबलर्स होते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, ह्यूमन कैपिटल, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। इनोवेशन आउटपुट होते हैं जैसे परफॉर्मेंस, जैसे नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूजन। इसका एम यही होता है कि हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एम्पावर करें कि अपनी जो इनोवेशन पॉलिसीज है उनको इम्प्रूव करो और अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस को पहचानो। ठीक है, इनोवेशन का मतलब आप समझ सकते हो कि अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाता है, नए प्रोसेस या सर्विसेज बनाता है, डेवलप करते इंप्लीमेंट कर रहा है, सो दैट उसका एम क्या है कि किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके, इफेक्टिवनेस बढ़ा सके और एडवांटेज बढ़ा सके। राइट, अब आप देख सकते हो इश्यूज़ के आइडेंटिफाई करते हैं नेशनल लेवल पे। रीजनल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा, अभी इश्यूज़ क्या हमने देखे हैं कि स्टार्टअप में भी कि नेशनल, एक सेकेंड गाइस, हाँ, इशूज़ ये कि नेशनल लेवल पे के रीजनल इम्बैलेंस बहुत है, मतलब कि कई स्टेट्स बहुत ज़्यादा आगे, कई स्टेट्स बहुत ज़्यादा पीछे हैं, इंक्यूबेटर सेंटर्स की कमी है और लिमिटेड ग्रासरूट इनोवेशन है। स्टेट लेवल पे देखा है कि स्टेट स्पेसिफिक इनोवेशन सेल्स की कमी है,
स्टेट की इंगेजमेंट कम है कि वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को शोकेस नहीं कर पा रही है। सजेशंस कैसे हैं कि किस तरह से अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को शोकेस कर सकती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंडर बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम इंडल्ज कर सकते हैं। विद इन द स्टेट शुड बी ओपन डॉक्यूमेंटेड एंड डिसमिनेटेड टू एंट्रेज सो दैट पीयर टू पीयर लर्निंग कर सकें। इसके अलावा हमने फोकस किया स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज पे। सिमिलरली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसको भी हर साल पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें इंडिया का जो रैंक है 2020 में 48 था। अब आप देख सकते हो कि कौन कौन सी मतलब की जो स्टेट्स हैं वो बेस्ट परफॉर्मेंस है। 4 में से 4 ऑफ द 5 हाईएस्ट स्कोरिंग मेजर स्टेट्स इन द इनोवेशन आर फ्रॉम द साउथ, मतलब कि जो पहली जो 4 स्टेट्स हैं वो साउथ से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, उसके बाद से हरियाणा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यूपी एंड पंजाब, ठीक है। तो आप इसका स्कोर है आप देख सकते हैं। इंडिया की इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ थी, इंडिया का जो रैंक है वो इम्प्रूव हुआ किसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बाई 4 प्लेसेस। 2020 में 48 हो गया, जबकि लास्ट ईयर जो था 52nd था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी हमने पढ़ा डेवलप किया जाता है विपो के द्वारा टुगेदर विद द टॉप बिजनेस यूनिवर्सिटी जैसे कोरोना यूनिवर्सिटी एंड इनसे, ठीक है। ये क्या करती है, हर एक जो डिफरेंट कंट्रीज उनकी इनोवेशन कैपेसिटीज को आउटपुट को मेजर करती है 80 इंडिकेटर 131 इकोनॉमीज को क्या करती है, रैंक करती है फ्रॉम द स्टैंडर्ड मेजरमेंट, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है उस कंट्री में, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क फाइलिंग्स कितनी है, मतलब कि ऑफकोर्स जिस कंट्री में ज़्यादा पेटेंट फाइल हो रहा है तो वहाँ पे इनोवेशन ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के थ्रू ऐप कितनी क्रिएट की जा रही है, हाई टेक एक्सपोर्ट्स कितने किए जा रहे हैं, तो इन सबको क्या करते हैं वो मेजर करती हैं। यूके ने इसके अलावा 3 मिलियन यूरो को इनोवेशन चैलेंज फंड क्या किया, लॉन्च किया इंडिया में। इसका फंड एम यही है कि हम क्या करें कि कोविड-19 पैंडेमिक और क्लाइमेट चेंज के अमल हम क्या कर सकें, जो भी हमारी इंडिया की जो कैटेगरी की जो इंडस्ट्रियाँ है वो जो चैलेंज फेस कर रही हैं या फिर जो साइंटिस्ट जो चैलेंज फेस कर रहे हैं उनको हम थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो ग्रांट किया गया वो किसके अंडर किया गया फ्रेंड, अंडर द फंड्स आर पार्ट ऑफ इनिशिएटिव अंडर द टेक पार्टनरशिप जिसे हम टेक क्लस्टर भी बोलते हैं। टेक क्लस्टर क्या करता है, इट सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया टेक क्लस्टर बाय ब्रेकिंग डाउन बैरियर टू द ग्रोथ इंक्लूडिंग द बिल्डिंग इंटरनेशनल, फाइन। इसके अलावा कुछ कंसेप्ट और एंटिटीज से हम देख लेते हैं। नेशनल डाटाबेस ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ये पहला ऐसा नेशनल डाटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का इंक्लूडिंग माइग्रेंट वर्कर। ये हमने सोशल स्कीम्स में भी पढ़ा है। इसका ये है कि हम क्या करते हैं, वर्कर्स को और एम्प्लॉयर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और गवर्नमेंट को भी वो कोई क्या कर सके, सो दैट जो स्पेसिफिक लेबरर्स हैं उनके लिए कुछ प्रोग्राम चला के लेके आ सके। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अभी क्या किया है, उन्होंने बोला है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है उनको हमें आधार के साथ लिंक करना चाहिए। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी 2008 में था, उन्होंने पहली बार ऐसे बोला था कि हर एक वर्कर को अपने को रजिस्टर कराना चाहिए और उनको एक स्मार्ट ID कार्ड आपको इशू करना चाहिए। नेक्स्ट है काम मित्रा, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करेंगे, जो यूथ्स हैं उनको पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और उनको पैसा भी देंगे सो दैट, और हम क्या करेंगे एंड एश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एश्योर प्रोजेक्ट लोन्स टू यंग कोऑपरेटर्स, राइट। तो जो यंग कोऑपरेटर्स हैं अगर उन्हें कुछ अपने प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए तो हम उन्हें लोन भी प्रोवाइड करेंगे। प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स इस डिसिप्लिन जैसे एग्रीकल्चर, एलिड एरियाज, IT वो इनके लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा है, नेशनल कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। फंक्शन क्या इसका, फंक्शन ये है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको प्लान करना, प्रमोट करना, उनके फाइनेंसिंग प्रोग्राम करना या फिर उनके प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, फाइन। युवा क्या है, युवा एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जिसका ये है कि हम क्या कर रहे हैं, यंग जो लोग हैं उनको प्रिपेयर करें कि वो अपने आप को अपनी एजुकेशन और लर्निंग को ट्रांजिशन कर सके, ट्रांसफॉर्म करके एक प्रोडक्टिव वर्क में क्रिएट कर सके और एक एक्टिव सिटीजनशिप बन सके, एक एक्टिव सिटीजन बन सके, राइट। रिसेंटली के जो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स ने क्या किया, और सो युवा दैट इज अ जनरेशन अनलिमिटेड लिमिटेड है, उन्होंने टुगेदर एक पार्टनरशिप साइन की किस सो दैट हम यंग लोगों को क्या कर सके, एम्पावर कर सकें। और ये सब किया जा रहा है वो UN के साथ कोलैबोरेशन करके किया जा रहा है इन यूनिसेफ, UNDP, UNFPA, UNODC, UNEP, UNHCR, ILO, तो इन सब के साथ ये कोलैब करके किया जा रहा है। और हमारा एम ये है कि हम जो यंग पीपल हैं उनका पोटेंशियल को डेवलप कर सके, किस तरह से उनको एंगेज करके लोगों को ज़्यादा ज़्यादा पार्टिसिपेट करवा के इन सोशल सिविक एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है यस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये ऑटोनोमस नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है, 1983 में सेटअप किया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है बाय एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IDBI बैंक हो गया, IFCI हो गया, ICICI बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इसका ये है कि हम क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट करते हैं, जो पूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है डिफरेंट सेक्टर्स में, उनको क्या करते हैं, इकट्ठा लेके आते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये नोडल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात प्रोमोटेड स्टार्टअप पॉलिसी, फाइन। इसको सिलेक्टेड किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा
जिसमें हम एक इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल को एस्टैब्लिश करेंगे, जिसका एम यही होगा कि हम इनोवेशन के कल्चर को फोस्टर कर सकें, बढ़ा सकें। नेक्स्ट है सेकंड एडिशन ऑफ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च। ये लॉन्च किया गया नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, किसका कोलैब करके, डेल टेक्नोलॉजीज के द्वारा, सो दैट हम उनको सपोर्ट कर सके यंग इनोवेटर्स को ऑफ अटल टिंकरिंग में। इनमें क्या होएगा, जो यंग इनोवेटर्स हैं उनको मेंटर सपोर्ट मिलेगी, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग सपोर्ट मिलेगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब कि उन लोगों ने जो भी बच्चों ने कुछ मतलब कि न्यू डिस्कवर किया उनकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया जाएगा, उनके आइडियाज़ को पेटेंट किया जाएगा फ्रॉम द डेल यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है 360 डिग्री डेवलपमेंट प्रोग्राम है फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसमें हमारा सिंपल बात है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर होंगे, तो उनको हम डेवलप करेंगे, हम उनके जो स्टूडेंट्स की जो स्पिरिट है उनकी इनोवेशन को क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे और उनकी लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप को नर्चर करेंगे। नेक्स्ट है चुनौती, दैट इज द चैलेंज हंट अंडर द NGIS फॉर एडवांस्ड अनइनहिबिटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। लास्ट वीक हमने पढ़ा नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट है, किसके अंडर, नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेटर स्कीम के अंडर, सो दैट हम ऐसे प्रोडक्ट्स और सोल्यूशन ढूंढ सके, सो दैट जो भी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं ड्यूरिंग और पोस्ट पैंडेमिक विद स्पेशल फोकस ऑन टायर सेकेंड टाउन्स ऑफ द इंडिया। NGIS दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव इंक्यूबेशन स्कीम, जिसका विजन ये कि हमें क्या करना है, इंडिया को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन बनाना है। इसका ये कि हमें क्या करना है, पूरे इंडिया में 300 स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करेंगे और हम उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करेंगे अप टू 45 लाख रुपीज तक की, और कुछ और फैसिलिटी को प्रोवाइड करेंगे, जैसे इंक्यूबेशन फैसिलिटीज, मेंटरशिप एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज। फाइन, एक मिनट बस, चलिए अपना 6th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द एग्रीकल्चर, और इसकी फर्स्ट दैट इज द एग्रीकल्चर रिफॉर्म। रिसेंटली के गवर्नमेंट ने 3 एक्ट पास किया, आपको पता ही है, जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, दैट इज द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। सेकेंड है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सब्सिडी एक्ट 2020, और थर्ड है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। फाइन, देखो एग्रीकल्चर एक ग्रेट जाइंट है, किस तरह से आपको जरा पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता है बहुत ज़्यादा लोगों का क्या है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, बट तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज अनक्वेश्चनेबली द लार्जेस्ट लाइवलीहुड प्रोवाइडर इन इंडिया, और इंडिया की GDP को भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करता है। नियर अबाउट 70% जो रूरल हाउस होल्ड है वो अपने एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। इसके अलावा जो 7% जो हमारे वर्ल्ड के जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो हमारा जो है ओन करता है फ्रॉम इंडिया। इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो नियरली वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड को 2.15% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जो 82% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल है। प्रॉब्लम ये है कि जो ह्यूज प्रोपोर्शन है इंडिया का जो वर्क फोर्स है वो कंट्रीब्यूट करता है ओनली 18% टू GDP, मतलब कि हमारा इंडिया मैक्सिमम जो 60% लोग हैं वो एग्रीकल्चर में क्या है, मतलब कि कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सिर्फ GDP में 80% GDP इंक्लूड करता है क्या, एग्रीकल्चर। तो यही एक हमारी क्या है, दुविधा है। फाइन, अब क्या है, ऐसी रिफॉर्म्स की क्या जरूरत थी, सबसे पहला था क्योंकि एक नॉन डोमिनेटिव फार्मिंग की वजह से इश्यूज आ रहे थे कुछ APMCs के साथ, आपको पता ही होगा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कॉर्पोरेशन है इनके साथ कुछ इश्यूज आ रहे थे। क्या है, सबसे पहले कंपटीशन को रिड्यूस करती है, ठीक है। कार्टेलाइजेशन का मतलब क्या होता है गाइस, इसमें जैसे जो एजेंट्स होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, मतलब कि आपस में एक गुच्छा बना लेते हैं, लाइक सेटिंग कर लेते हैं कि नहीं हम तो इससे कम प्राइस देंगे ही, ठीक है, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं देंगे, तो इसके क्या होता है, उन लोगों की क्या होता है, मोनोपोली हो जाती है, ठीक है। तो कार्टेलाइजेशन बना देते हैं, यह करते हैं क्या करते हैं, किसी भी कमीशन चार्जेस ले लेते हैं, मार्केट फीस में क्या कर लेते हैं, इस तरह के फॉर्म में क्या कर देते हैं, कुछ अपने पैसे काट लेते हैं, ठीक है। और इनके जो ये जो एक्ट्स हैं कहीं ना कहीं हाईली रेस्ट्रिक्टिव है इन प्रमोशन ऑफ मल्टीपल चैनल्स ऑफ मार्केटिंग। अब जरा हम इन तीनों एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। देखो इस एक्ट का क्या फीचर था, ट्रेड ऑफ फार्मर प्रोड्यूस। ये एक्ट अलाउ कर रहा था कि जो भी फार्मर की जो फसल है, ठीक है, फार्मर का जो प्रोडक्ट है वो अब क्या कर सकता है, इंटर स्टेट, मतलब या तो उसी स्टेट में भी बेच सकता है या किसी और स्टेट में भी ट्रेड कर सकता है। पहले फर्स्ट द फिजिकल प्रीमाइस ऑफ द मार्केट यार्ड्स रन बाय द मार्केट कमिटीज फॉर्म्ड अंडर द स्टेट APMC एक्ट, एंड सेकंड अदर मार्केट नोटिफाइड अंडर द स्टेट APMC। मतलब कि सिंपल बात ये कि जो ये एक्ट अलाउ करता है कि जो फार्मर का प्रोड्यूस है वो इंटर स्टेट या इंटर स्टेट ट्रेड कर सकता है, आउटसाइड में कब कर सकता है, जब जो मार्केट का यार्ड जो फिजिकली प्रीमाइस है वो रन किया जा रहा है किसी के द्वारा, मार्केट कम्युनिटी के द्वारा, जो फॉर्म किया गया किसके अंडर, स्टेट APMC एक्ट के अंदर। दूसरा, अगर ऐसी कोई मार्केट में वो बेच सकता है जिसको नोटिफाई किया हो किसके अंडर, स्टेट APMC एक्ट के द्वारा। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड कर सकता है, मतलब कि इसमें क्या है,
जो भी फार्मर क्या अपनी फसल का या जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जिसको रेगुलेट किया जाता है अंडर स्टेट पेपर, उनको वो क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकता है ट्रेड कर सकता है, जैसे ई नाम वगैरह पोर्टल पे, ठीक है, इन स्पेसिफिक ट्रेड एरिया। कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और जो ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म होगा मे बी सेटअप टू फैसिलिटेट, इसमें इसको हमने इसलिए सेटअप किया है सो दैट हम क्या कर सकें ऐसे सच जो प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन बाय कर सकें, सेल कर सकें, किसके माध्यम में से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सॉरी इंटरनेट के माध्यम से। फॉलोइंग एंटिटीज क्या करेंगे, कुछ अपने प्लेटफॉर्म्स को एस्टेब्लिश करेंगे, ऑपरेट करेंगे, जैसे कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स और रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और एनी अदर डॉक्यूमेंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो या फिर जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स है, इसके अलावा कुछ जो मार्केट फी होगी उसमें आप एबोलिश कर, मतलब कि जो एपीएमसी थी जो अपनी कमीशन लेती थी, अब जो मार्केट फी है उसको एबोलिश कर दिया। एक्ट प्रोहिबिट कर दे जो स्टेट गवर्नमेंट है अब वो कोई भी मार्केट फी नहीं लगाएगी, ना ही किसी फार्मर ट्रेडर या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कोई भी सेस नहीं लगाएगी अगर कोई फार्मर अपनी प्रोड्यूस को बेच रहा है, ट्रेड कर रहा है आउटसाइड द ट्रेड एरिया। सिंपल बात है कि अगर देखो पहले फार्मर रेस्ट्रिक्टेड था कि वो सिर्फ इसी जगह तक ट्रेड कर सकता है, अब फार्मर की रेस्ट्रिक्शन छोड़ दिया, वो बोल सकता है पूरे इंडिया में वो क्या कर सकता है वो ट्रेड कर सकता है, और अगर वो बाहर ट्रेड कर रहा है तो आप उस पर कोई भी फीस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये बात है। सेकेंड है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विस एक्ट 2020। इस एक्ट के फीचर क्या था, सबसे पहले फार्मर एग्रीमेंट, ये एक्ट एक फार्मर एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है किस किसके बीच में, फार्मर और बायर के बीच में। इसमें क्या होता है, जब मतलब कि फार्म का अभी प्रोडक्ट नहीं आता, जब तक कि प्रोडक्शन से पहले क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप मेरी फसल खरीदोगे फार्मर और बायर के बीच में। जो मिनिमम पीरियड होता है एग्रीमेंट का वो एक क्रॉप सीजन का होता है या फिर एक प्रोडक्शन साइकिल का होता है। आपको पता ही है जो मैक्सिमम अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन साइकिल अलग होता है और मैक्सिमम पीरियड होता है 5 साल का, अनलेस जो प्रोडक्शन साइकिल है वो 5 साल से ज़्यादा हो। फाइन, कि किस तरह से फार्मिंग प्रोड्यूस का प्राइसिंग की जाती है आप देख सकते हो। जो फार्मिंग प्रोड्यूस का जो प्राइस होता है वो मेंशन किया जाता है एग्रीमेंट में, मतलब कि पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है फार्मर और बायर में कि आप मेरी क्रॉप कितने रुपए में खरीदोगे, ठीक है। अगर कहीं पे प्राइसेस वेरी कर रहे हैं तो एक गारंटीड प्राइस रहेगा, मतलब कि उस अगर सपोज करो कहीं पे क्या हो रहा है प्राइस का ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है तो उसकी प्रोडक्ट को पहले ही प्राइस की गारंटी दी जाएगी, क्लियर रेफरेंस दिया जाएगा फॉर एनी एडिशनल अमाउंट अबव द गारंटेड प्राइस मस्ट बी स्पेसिफाइड। तो ऐसा कोई भी प्राइस होगा तो उसको आपको एग्रीमेंट में स्पेसिफाई करना होगा। फर्दर इसके अलावा भी अगर प्राइस को डिटरमाइन करना है, उसके प्रोसेस को डिटरमाइन करना है, वो एग्रीमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। एक डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा, इस फार्मिंग एग्रीमेंट में एक कंसोलिडेशन बोर्ड होगा, सो दैट अगर आपको कोई डिस्प्यूट हो रहा है फार्मर और बायर के बीच में, ठीक है, तो वो आपके डिस्प्यूट को सेटल डाउन कर सके। इस बोर्ड को एक फेयर और बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होगा पार्टीज का फॉर द एग्रीमेंट, ठीक है। सबसे पहले उनका जो डिस्प्यूट्स होगा वो एक बोर्ड पे जाएगा फॉर रिजोल्यूशन। अगर डिस्प्यूट ने मतलब कि रिजोल्व कर दिया तो बढ़िया है, अगर रिजोल्व नहीं किया 30 दिन बाद भी तो पार्टीज क्या कर सकते हैं, वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं कि हमारे डिस्प्यूट को रिजोल्व करो, और पार्टीज के पास फिर राइट है कि वो अपील कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी पे, जिसको प्रिसाइड किया जाता है कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर के द्वारा अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। इसके अलावा दोनों जो मैजिस्ट्रेट और जो अपीलेट अथॉरिटी है उनको क्या करना होगा, डिस्प्यूट को खत्म करना होगा 30 डेज में। जैसे ही आपने डिस्प्यूट के लिए फाइल किया उसके विद इन 30 डेज आपको वो डिस्प्यूट को क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज करना होगा। जो मैजिस्ट्रेट और अपीलेट अथॉरिटी है वो क्या कर सकते हैं, कुछ पेनल्टीज लगा सकती हैं उन किसी पार्टीज में, ठीक है। दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है, किसी भी पार्टी में पेनल्टी लगा सकते हैं। हाउएवर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा ओन अगेंस्ट द एग्रीकल्चर लैंड ऑफ फार्मर फॉर रिकवरी एंड यूज। फाइन, मैं सिंपल बात है कि फार्मर के लैंड को कुछ भी छेड़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट 2020। इस एक्ट के क्या की फीचर्स हैं, रेगुलेशन ऑफ फूड। देखो सिंपल बात ये है कि आपको पता है जो हमारी एसेंशियल कमोडिटी है, जैसे हमारा आटा हो गया, ठीक है, चावल हो गया, ये हमारी एसेंशियल कमोडिटी है। आप इसको प्रोलिफरेट नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने इसकी जमाखोरी कर ली तो एकदम से मार्केट में क्या हो जाएगा, या तो उनके प्राइस बढ़ जाएंगे या फिर इनकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन कहीं ना कहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो सिंपल बात ये है, तो एक्ट प्रोवाइड करता है आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कि, लेकिन अभी क्या करा है गवर्नमेंट ने उल्टा कर दिया। उन्होंने क्या करा है कि अब क्या कर सकते हो, अगर एक लिमिट तक आपके प्राइस इंक्रीज होते हैं, लाइक 100% इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, दखलंदाजी नहीं करेगी। लेकिन अगर ज़्यादा इंक्रीज हो गए तो वो दखलंदाजी करेगी, ठीक है। तो अभी क्या किया एक्ट में, क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो क्या कर सकते हैं, कुछ फूड आइटम्स की सप्लाई को रेगुलेट कर सकती है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटोस, अनियन, एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कम। मतलब कि अब सिर्फ जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस होगी तब क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन फूड आइटम्स के सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे बाढ़ से सिचुएशन आ गई, फाइमाइन आ गया, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो गया, या नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में आया था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी कि वो क्या कर सकती थी, वो सर्टेन कमोडिटीज हैं जैसे फूड आइटम, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनको एज एन एसेंशियल कमोडिटी डेजिग्नेट कर सकती है। इसमें क्या होता है, अगर आप एसेंशियल कमोडिटी डेजिग्नेट कर सकते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी प्रोडक्शन
सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड और कॉमर्स पे क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर भी सकते हैं, प्रोहिबिट भी कर सकते हैं। इसमें क्या एक्ट रिक्वायर करता है कि आप कोई भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की स्टॉक लिमिट लगा देते हैं, मतलब कि इतने से ज़्यादा वो स्टॉक अपने पास नहीं रख सकता, ठीक है। द एक्ट रिक्वायर्स दैट इम्पोजिशन ऑफ एनी स्टॉक लिमिट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मस्ट बी बेस्ड ऑन प्राइस, ठीक है। मतलब कि अगर स्टॉक लिमिट हम तभी लगाएंगे अगर तो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में 100% प्राइस इंक्रीज हो गए, और जो नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब कि जो आपके सड़ जाते हैं फूड आइटम 1 या 2 दिन बाद, ठीक है, तो अगर उनके प्राइस में एकदम से 50% इंक्रीज आ गया, अगर आपको 20 रुपए के प्याज मिल रहा है वो एकदम से आपको 30 रुपए के मिलने लगे, तो 50% इंक्रीज आ गया, तो क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके स्टॉक पे लिमिट लगा सकती है, ठीक है। तो यही है, ठीक है। जो प्राइस में इंक्रीज होता है वो कैलकुलेट किया जाता है ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग द 12 मंथ्स और द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ द लास्ट 5 ईयर विच एवर इज, ठीक है। सिंपल बात ये कि हम ये नहीं देखेंगे एकदम से प्राइस जो बढ़ गया आज के मूवमेंट में, हम देखेंगे पिछले 1 साल से कितना प्राइस चल रहा है, उसका एवरेज देखेंगे, उसके हिसाब से कितना बढ़ा, या फिर लास्ट के 5 साल का देखेंगे, जो आपको कम होगा उस हिसाब से क्या करेंगे, कंपेयर, राइट। नेक्स्ट यूज है एमएसपी एंड द प्रोक्योरमेंट। अभी क्या रिसेंटली क्या है, एग्री रिफॉर्म बिल्स को पास किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, फार्मर्स के अगेंस्ट क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, मतलब कि एक तरह से टेंशन आ गया, जिसकी वजह से लॉज बनाने हुए हैं, जिस वजह से क्या है, अभी हमने एमएसपी डिजाइन को क्या किया, डिसमेंटल किया, ठीक है। द रिसेंटली बाद एग्री रिफॉर्म बिल्स हैव क्रिएटेड एप्रीहेंशंस अमंग फार्मर्स दैट दीज लेजिस्लेशंस will ultimately lead to the dismantling of the MSP। ये कहने का है फार्मर्स का कहना है कि ये जो लॉज बनाए हैं, 3 लॉज बनाए, इससे कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, जो एमएसपी का जो डिजाइन चल रहा है वो कहीं ना कहीं डिसमेंटल हो जाएगा। अब आपको देखता है प्रोक्योरमेंट कैसे, प्रोक्योरमेंट मतलब कि कैसे परचेज करना जाता है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट जो मैकेनिज्म फंक्शन है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है टू गाइड द क्रॉपिंग पैटर्न एंड द इंसेंटिव। देखो आपको पता है फार्मर से जो प्राइस होता है, उनकी जो क्रॉप होती है वो एमएसपी से कम नहीं मिल जाती, ठीक है। आपको पहले ही एमएसपी, जब आप क्रॉप को सो करते हो उससे पहले ही एमएसपी अनाउंस कर दिया जाता है। तो अगर फार्मर को पहले पता चलेगा कि उसको अपनी फसल का 30 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो उसी हिसाब से क्या करता है, अच्छी फसल भी बोता है, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न, इंसेंटिव और प्रोडक्शन, इन सबको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एमएसपी सर्व करता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, और एक यूज़ किया जाता है एज अ मार्केट प्राइस बेंचमार्क। गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं एमएसपी का 23 कमोडिटीज़ का, इंक्लूसिवली 14 खारिफ क्रॉप्स का, 7 राबी क्रॉप्स का, 2 कैलेंडर ईयर सेशन क्रॉप्स का, ठीक है। इन एडिशन टू दीज 23 क्रॉप गवर्नमेंट क्या करता है, एफआरपी भी नोटिफाई करता है शुगर केन का, एमएसपी करता है तोरिया और डी हस्क कोकोनट का, इसको भी फिक्स किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एमएसपी ऑफ रेप सीड, मस्टर्ड सीड एंड कोपर स्ट्रक्चर। इसके अलावा गवर्नमेंट नोटिफाई करता है एमएसपी को, 1 मिनट, यस, इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट, आपको पता है एमएसपी किस पे नोटिफाई करता है, रिकमेंडेशन पे, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका नाम है सीएससीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब आप देख सकते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो एमएसपी के अंडर है। देखो 22-23 क्रॉप्स हमने पढ़ा है, जो खारिफ की 14 क्रॉप्स है, पैडी, जवार, बाजरा, मैदा, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, निगर से कॉटन गम। राबी की 7 क्रॉप्स है, वीट, बार्ली, ग्राम, मसूर, ठीक है, मसूर दाल, रेप सीड, मस्टर्ड से सनफ्लावर, अदर से जूट और कोपरा, ठीक है। अब जरा आप देख सकते हो, हाँ, अभी क्या है A2 वर्सेस C2 डिबेट हुई है, एक डिमांड की जा रही है। देखो A2 क्या होती है, एक्चुअल जो आपको कॉस्ट मिल जाती है, एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट, ठीक है। C2 क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, जिसमें आपको क्या होता है, इंक्लूडेड इम्प्यूटेड रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन ओन्ड लैंड एंड द कैपिटल। सपोज करो, ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरी कॉस्ट गिनी जाती है जो आप अपने लैंड पे रेंट के तौर पे कमा रहे हैं, या फिर अगर आपने कोई सपोज करो पैसा उधार दे रखा है उस पर जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, ये सब गिना जाता है। A2 प्लस FL क्या होता है, एक्चुअल पेड आउट कैपिटल प्लस इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर, ठीक है। तो इनमें दोनों के दोनों प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्या डिमांड की जा रही है फॉर कंसिडरिंग ऑफ डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स अडॉप्टिंग C2 विल एंटिल फॉलोइंग, मतलब सिंपल बात ये डिमांड की जा रही है कि हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंट जो कॉस्टिंग मेथड्स हैं उनको क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन अभी बोले कि अगर हम C2 को अडॉप्ट करेंगे तो इसमें फॉलोइंग चेंजेस करने चाहिए। सबसे पहले कि ओवर एंड अप जो A2 है, C2 में हम देख रहे हैं कि लैंड रेंट दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है, चाहे वो लीज हो चाहे सेल्फ हो, और इंटरेस्ट भी काउंट किया जा रहा है फिक्स कैपिटल पे या वैल्यू लेबर, ठीक है। और ये आपको किया जा रहा है जो 50% जो कॉस्ट है C2 की, वो को ऐड किया जाना चाहिए एज अ प्रॉफिट कंपोनेंट फॉर डिटरमिनिंग द एमएसपी। अभी क्या है, फॉर दिस फ्रेमवर्क ऑफ एमएसपी जो एग्जिस्टिंग प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म है बाय द गवर्नमेंट आर इम्प्लीमेंट, किसके अंडर इम्प्लीमेंट किया गया, एक तो प्राइस सपोर्ट स्कीम जो एप्लीकेबल है इन केस ऑफ एमएसपी नोटिफाइड क्रॉप। फाइन, मतलब कि अब आपको देना चाहिए जो एग्जिस्टिंग जो प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है। अब आपको देखो,
प्राइस सपोर्ट स्कीम एप्लीकेबल होगा एमएसपी नोटिफाइड ग्रुप में। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम वो यूज़ किया जाएगा उन कमोडिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए जिन कमोडिटीज़ में एमएसपी को नोटिफाई नहीं किया जाता, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल या और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट। एक होगा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये उसके लिए स्कीम होगा सोचना कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी राइजिंग प्राइस की ग्रोथ से। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेशन फॉर सेंट्रल व्हीट और पैडी को प्रोक्योर किया जाएगा सो दैट हम लोग कर सके जो बफम नॉर्म्स है उनको मीट कर सके, या फिर जो हमारे टारगेट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उनको पूरी कर सकें। क्या रिफॉर्म किए गए इनिशिएटिव होता पीएम आशा, जरा आपको पीएम आशा के नाम पता होना चाहिए। एक अम्ब्रेला स्कीम को इनिशिएट किया गया था सो दैट हम क्या कर सके फार्मर को और अच्छे प्राइस दे सके उनकी प्रोड्यूस का अंडर द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संस्कार आयोजन अभियान। क्या कंपोनेंट्स है इसके अंदर, एक तो प्राइस सपोर्ट स्कीम है। प्राइस सपोर्ट स्कीम में क्या करते हैं फिजिकली मतलब कि अपने आप पल्सेस ऑयल सीड्स कोपरा को क्या करते हैं प्रोक्योर किया जाता है, परचेज किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल नोडल एजेंसीज के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव रोल के द्वारा। प्राइस एफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, इसके अंदर क्या करते हैं हम क्या करते हैं सपोज करो अगर गवर्नमेंट ने बोला था एमएसपी 20 रुपये कर दिया लेकिन फार्मर को उसको उसी क्रॉप का 15 रुपये मिला, तो जो 5 रुपये के हैं 5 रुपये का जो डिफरेंस है वो हम डायरेक्ट कर देंगे किसको, प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स को, उनको अपनी प्रोड्यूस बेचने का। ठीक है, तो सिंपल बात यही है। इसके अलावा तीसरा है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिंग स्कीम। इसमें क्या होता है, इसमें पहले डिसाइड किया जाता है इट इज़ डिसाइड दैट फॉर ऑयल सीड्स, मेनली फॉर ऑयल सीड स्टेट के पास ऑप्शन होता है कि वो क्या कर सकते हैं प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिंग स्कीम को रोल आउट कर सकती है पायलट बेसिस पे इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट या एपीएमसी, सो दैट हम क्या कर सके प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व कर सके उनकी फसल को खरीदने में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और रिलेटेड न्यूज़ थी, एक बार पढ़ी लेते हैं। मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ एमएफपी दैट इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू एमएसपी एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन ऑफ एमएफपी स्कीम। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया 2013 में एज अ सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मैनमेड फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते हैं उनको फेयर प्रोवाइड किया जाए, सस्टेनेबल हार्वेस्ट किया जाए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। हम क्या कर सके एमएफपी गैदरर्स को सोशल डिविडेंड प्रोवाइड कर सके, मेजोरिटी ऑफ होम जो ट्राइबल्स है। एमएफपी को डिटरमाइन किया जाता है किस पे, ऑन द बेस्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन को। ठीक है, इसमें प्रोविजंस हैं सो दैट हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ा सके, सो दैट जो ट्राइबल के प्रोडक्ट्स और फिर प्रोडक्ट की मार्केटिंग को हम क्या कर सके पूरा का पूरा क्या कर सके मतलब करेक्ट कर सके थ्रू एक्टिवेशन ऑफ हाथ पे जब हम पढ़ते हैं बाय स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एमएफपी प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग। फाइन, इसके अलावा फॉर मार्केटिंग इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए वन धन विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया गया 2018 में। बाकी जो ट्राइफेड है वो नोडल एजेंसी जो स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो बस पर्टिकुलर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपना एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।